हाय दोस्तों, हमारे चैनल तैयारी नौकरी की पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम फिर लेके आ गए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का एमसीक्यू डिस्क्रिप्शन के साथ, पूरे विश्लेषण के साथ एकदम ठीक है। सारा इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है एमसीक्यू के। तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो ये एमसीक्यू को देखते हैं और इस पे करते हैं हम आज का सर्जिकल स्ट्राइक। चलिए एमसीक्यू का सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो रहा है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ मित्र शक्ति नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू किया है? देखिए क्या है मित्र शक्ति। मित्र क्या हुआ? दोस्त। तो मित्र शक्ति कोई दोस्त राष्ट्र होगा, उसी के साथ करेगा। ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यानी दो पक्ष, एक भारतीय सेना है, एक और किसी देश की सेना है। तो ऑप्शंस आपके यहाँ पे हैं म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन। कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों? इसका उत्तर है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत ने जो है, डिस्क्रिप्शन देखिए इसका, भारतीय सेना ने श्रीलंका की सेनाओं के साथ 10 नवंबर से कब 23 नवंबर तक फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलगावी कर्नाटक में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। ठीक है, 10 नवंबर को ये शुरू हो गया है सैन्य अभ्यास। कहाँ पे? कर्नाटक के बेलगावी में। ये फॉरेन ट्रेनिंग नोड है। ठीक है, विदेशी ट्रेनिंग यहाँ पे कराई जाती है। यह इस युद्धाभ्यास का 11वां संस्करण है, यानी ये मित्र शक्ति युद्धाभ्यास जो है, इसके 10 संस्करण, 10 बार ये पहले हो चुका है, ये 11वीं बार हो रहा है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, क्यों कराया जा रहा है ये सैन्याभ्यास, क्यों कराया जा रहा है श्रीलंका और भारत के बीच? ठीक है, इसका उद्देश्य है आतंकवाद रोधी, विद्रोह रोधी अभियानों और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सहयोग को मजबूत करना। क्या है? आतंकवाद, टेररिस्ट का जो वो है, उसके खिलाफ विद्रोह रोधी अभियान जो होता है उनसे, और संयुक्त राष्ट्र का जो शांति मिशन चलता है, कहाँ कहाँ, कोंगो में चलता है और भी 2-3 जगहों पे जो चलता है, वो उसके तहत जो है उन सहयोगों को मजबूत करना है। ठीक है ना, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का सहयोग को। इसमें भारत की ओर से 170 सैनिक तथा 20 वायुसेना कर्मी भाग ले रहे हैं। कौन? 170 सैनिक भारत की ओर से। इसमें मेन राजपुताना जो रेजिमेंट है हमारी आर्मी की, उसके सैनिक मेन रूप से हिस्सा ले रहे हैं। 20 वायुसेना कर्मी, एयरफोर्स के भी कार्मिक 20 कार्मिक भाग ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं भाग? क्योंकि इसमें जो इस युद्धाभ्यास के दौरान जो है ड्रोन वगैरह का भी अभ्यास किया जाएगा। ड्रोन हो गया, यूएवी हो गया, काउंटर अनएम्ड एरियल सिस्टम हो गया, इन सब चीज़ों का भी जो है अभ्यास कराया जाएगा। तो इसीलिए जो है ये एयरफोर्स के भी कार्मिक जो हैं वो भाग ले रहे हैं। श्रीलंका की ओर से कितने सैनिक हैं? 135 सैनिक भाग ले रहे हैं इस युद्धाभ्यास में। कौन है ये? गजबा रेजिमेंट है, इनके आर्मी का गजबा रेजिमेंट है, उसके 135 सैनिक है और 10 वायुसेना कर्मी है। ठीक है, तो जो आर्मी और एयरफोर्स दोनों का ये कंबाइंड है। ठीक है ना, श्रीलंका की भी और भारतीय सेना की भी। 10 नवंबर से शुरू हो गया है, 23 नवंबर तक चलेगा ये कर्नाटक में, और उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2025 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, अभी एकदम हाईलाइटेड है ना। बुकर पुरस्कार बहुत हर साल दिया, ये जो है चुना जाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, किरण देसाई, डेविड सजाले, बेंजामिन वुड और नताशा ब्राउन। ठीक है, तो किसको मिला है? तो उत्तर है इसका डेविड सजाले। ठीक है, आप लोगों ने न्यूज में देखा ही होगा, डेविड सजाले। चलिए डिस्क्रिप्शन देखिए, इसके काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। देखिए, हंगरी ब्रिटिश लेखक, ठीक है, ये हंगरी के हैं, हंगरी मूल के हैं, ये हंगेरियन ब्रिटिश लेखक हैं। डेविड सजाले को उपन्यास किसके लिए? फ्लैश नाम है इनके उपन्यास का। ठीक है, उसके लिए 2025 का बुकर प्राइज मिला है। ठीक है, 2025 का बुकर प्राइज जो है किसके लिए, कौन से बुक के लिए मिला है? फ्लैश के लिए। ठीक है, सजाले यह पुरस्कार जीतने वाले पहले हंगेरियन मूल के लेखक हैं। फर्स्ट हंगेरियन मूल का लेखक है जो जिन्होंने जो है ये पुरस्कार जीता है। 2016 में भी इन्हें उपन्यास ऑल दैट मैन इज के लिए नामित किया गया था, मिला नहीं इनको। 2016 में इनकी उपन्यास जो आई थी ऑल दैट मैन इज, इसको जो है नॉमिनेट किया गया था, बट इनको उस साल पुरस्कार नहीं मिला। अभी इनको 2025 का बुकर प्राइज मिला है फ्लैश उपन्यास के लिए। ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार पिछले साल की विजेता सामंथा हार्वी ने प्रदान किया। पिछले साल 2024 की जो विजेता थी सामंथा हार्वी, उनकी कौन सी किताब को बुकर प्राइज मिला था? ऑर्बिटल को, ऑर्बिटल था उनकी उपन्यास थी, उसको जो है पिछले साल 2024 में जो है बुकर पुरस्कार मिला था। इस वर्ष इस पुरस्कार के लिए नामित सभी किताबें उपन्यास श्रेणी में थी, यानी टोटल जो नॉमिनेट हुए थे वो सारे जो बुक्स थी वो उपन्यास थी। ठीक है,
उसमें कोई साहित्य या कोई कहानी वाली नहीं थी, सारी उपन्यासें थी। भारत की तरफ से एकमात्र नॉमिनेशन किसका गया था? किरण देसाई की पुस्तक, कौन सी? द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, ठीक है, एकमात्र पुस्तक गई थी किरण देसाई की, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। किरण देसाई बहुत फेमस है, ये किरण देसाई बहुत प्रतिष्ठित लेखिका हैं, और इनकी जो एक किताब है उसके कारण इनको जो है पहले क्या नाम है, बुकर प्राइज मिल भी रखा है। 2006 ईस्वी में किरण देसाई को उनकी साहित्यिक कथा इन्होंने लिखा था, एक हानि की विरासत, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, उसके लिए जो है इन्हें 2006 में जो है बुकर पुरस्कार जो है पहले मिल चुका है, और उनकी ये दूसरा नॉमिनेशन जो है इनका ये गया था इस साल के इसमें बुकर पुरस्कार में, द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी नाम से जो है इस बार दोबारा गया था इनका नॉमिनेशन, बट इनको मिला नहीं। पिछला बुकर पुरस्कार यूके की, कहाँ की थी? सामंथा हावी, ये यूके की थी। इनको जो पुस्तक ऑर्बिटल के लिए दिया गया था, मैंने पहले ही बताया था आपको। बुकर पुरस्कार क्या है? एक बुकर पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है, जो हर साल, मैंने पहले ही बोल दिया था, हर वर्ष मिलता है। ये अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ एकल उपन्यास के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये हर साल किस भाषा में, ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें और किसी भी भाषा में जो है नहीं पुरस्कार दिया जाता है, सिर्फ अंग्रेजी भाषा के उपन्यासों और साहित्यों को जो है उसको पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। वो भी सिंगल होना चाहिए, एकल एकल लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, और कंटिन्यूशन में होना चाहिए, यानी एक ही सीरीज होना चाहिए उसका, ये नहीं कि उसका कंटिन्यूएशन चल रहा, नहीं, एकल उपन्यास होना चाहिए वो, ठीक है। 1969 में शुरू किए गए इस पुरस्कार के शुरुआती वर्षों में यह सिर्फ राष्ट्रमंडल, आयरिश और दक्षिण अफ्रीकी जिम्बाब्वे के नागरिकों द्वारा लिखे गए उपन्यासों को ही दिया जाता था। जब 1969 में इसकी शुरुआत की गई थी तो उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम घोषणा की गई थी कि ये सिर्फ किनको दिया, लिमिटेड था, ये राष्ट्रमंडल के देश जो है उनको, आयरिश देश है उनको, और दक्षिण अफ्रीकी को और जिम्बाब्वे के नागरिकों द्वारा जो उपन्यास लिखा जाएगा उनको ही दिया जाएगा। बट कब क्या हुआ, 2014 में इसे किसी भी अंग्रेजी भाषा के उपन्यास तक बढ़ा दिया गया, यानी ऑल वर्ल्ड के जो अंग्रेजी भाषा के उपन्यास हैं उनको जो है उन तक जो है इनको एक्सटेंड किया गया, ठीक है। इस पर काफ़ी वाद विवाद भी हुआ था, काफ़ी लोगों ने इस पर हो हंगामा भी किया, बट जो है अभी ये कंटिन्यू 2014 के बाद से चला आ रहा है, किसी भी अंग्रेजी भाषा के उपन्यास को जो है ये दिया जाता है, किसी भी एक देश का जो है इस पर अधिकार नहीं है अभी। भारत की पहली कौन सी जीता है? भारत की अरुंधति राय ने 1997 में उनके साहित्यिक कथा साहित्य कौन सा लिखा था? छोटी चीजों का देवता, ठीक है। भारत की अरुंधति राय को 1997 में उनके साहित्यिक कथा कौन सी? छोटी चीजों का देवता के लिए पहला बुकर प्राइज मिला था, पहली भारतीय थी जिनको ये बुकर प्राइज का पुरस्कार जो है वो मिला था। 2006 में उसके बाद जो है किरण देसाई को उनकी साहित्यिक कथा साहित्य हानि की विरासत के लिए बुकर प्राइज मिला था, ठीक है। 2008 में अरविंद अडिगा को भी सफेद बाघ लिखने के लिए यह पुरस्कार मिल रखा है, ठीक है। बाकी कुछ वो भी हैं जिनको मिला है, बट वो क्या है ना, भारतीय मूल के हैं, लेकिन लेखक वो कहीं और के हैं, जैसे सलमान रुश्दी वगैरह हैं, इनको भी मिला हुआ है, बट ये क्या है, भारतीय मूल के हैं, पूर्ण भारतीय नहीं है, ठीक है। इसीलिए अपने भारतीयों में जो है ये अरुंधति राय और किरण देसाई और अरविंद अडेगा हैं, ठीक है, इनको जो है मिल रखा है। पुरस्कार राशि कितनी है इसकी? 50,000 पाउंड, यानी लगभग 52.5 लाख रुपए इसकी पुरस्कार मनी है, जो कि विजेता को दिया जाता है। और इसके साथ साथ इनका जो है नाम होता है, फेम होता है, और इनकी बुक जो है वो पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा सेलिंग होती है और उससे भी इनको काफ़ी लाभ मिलता है। तो ये बुकर पुरस्कार जो है ये साहित्य, इंग्लिश साहित्य का जो है काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है वो विश्व में माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी के नाम पर सिल्लीगुड़ी में क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? सिल्लीगुड़ी कहाँ पे है? सिल्लीगुड़ी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहाँ पे ये क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, किसके नाम पे? ऑप्शन देखिए, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिक्स और स्मृति मंधाना, किसके नाम पे? तो इसका उत्तर है कौन? ऋचा घोष। ऋचा घोष का गृह नगर है सिल्लीगुड़ी, ये सिल्ली पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। अभी कुछ 2 दिन पहले की बात है, ऋचा घोष को क्या हुआ है, डीएसपी बनाया गया है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इनको बंगाल क्रिकेट संघ द्वारा जो है अवार्ड दिया गया
34 लाख रुपए दिए गए, गोल्ड का जो है बैट बल्ला दिया गया। सौरभ गांगुली जो बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा इनको प्रदान किया गया। ममता बनर्जी ने इनको जो है ज्वाइनिंग लेटर दिया है ना, ऋचा घोष को। तो काफ़ी चीज़ें इनको हुई है। इन्होंने देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, सिल्लीगुड़ी बंगाल में ऋचा घोष के नाम पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, यह उनका गृहनगर है। इन्होंने क्या किया था, महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में 24 गेंदों पर 34 रन की अहम पारी खेली थी, इंपॉर्टेंट पारी थी 34 रन की। भारतीय महिला टीम वर्ल्ड कप जीत गई है, पहली बार 52 साल के इतिहास में जो है वर्ल्ड कप जो है वो जीता है भारतीय महिला टीम ने। ठीक है, किसको हरा के जीता था, दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अफ्रीका भी पहली बार गया हुआ था फाइनल में, इससे पहले वो अभी कभी फाइनल नहीं खेला था, तो उसको हरा करके जो है भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जो है वो जीत लिया था। तो अभी ऋचा घोष के नाम पे जो है ये स्टेडियम सिल्लीगुड़ी में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट कहां आयोजित किया जाएगा। WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यही है ना WHO। तो जहां WHO है वहां क्या होगी, हेल्थ की बात होगी, मेडिसिन की बात होगी, है ना। तो WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट कहां आयोजित किया जाएगा, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, कहां पे आयोजित किया जाएगा। तो इस बार क्या है, ये दूसरा है, तो दूसरा जो है वो भारत में आयोजित किया जा रहा है। भारत से WHO का कनेक्शन बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो दूसरा WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 17 से 19 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगले महीने आयोजन होगा इसका नई दिल्ली में। इसे कौन आयोजित कर रहा है, WHO तो कर ही रही है, भारत की तरफ से कौन आयोजित कर रहा है, तो भारत की तरफ से इसे आयुष मंत्रालय आयोजित कर रहा है। कौन, आयुष मंत्रालय आयोजित कर रहा है, आयुष मंत्रालय, है ना। आयुष मंत्रालय का अभी हम आपको फुल फॉर्म बताएंगे, क्या होता है, आयुर्वेद, योगा एवं नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी, आयुष, है ना। तो ये मंत्रालय इसको आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, पारंपरिक चिकित्सा को वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली में शामिल करना। जो पारंपरिक हमारी चिकित्सा प्रणाली है ना, जो पारंपरिक चिकित्सा आयुर्वेद है, योगा है, नेचुरोपैथी है, यूनानी पद्धति है, होम्योपैथी है, जो भी पुरानी पारंपरिक चिकित्सा है उसको वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली, जो आज के डेट में विश्व में स्वास्थ्य प्रणाली चल रही है, उसमें जो है इंक्लूड करने का ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, WHO की स्थापना कभी 7 अप्रैल 1948 में, 1948 से चल रहा है, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद से ही ये 1948 से चल रहा है WHO, है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। आयुष मंत्रालय कब बना, ये बहुत नया मंत्रालय है। आयुष मंत्रालय का गठन 9 नवंबर 2014 को हमारी चिकित्सा की प्राचीन प्रणालियों के गहन ज्ञान को पुनर्जीवित करने और स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों के विकास और प्रचार को सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया था। क्यों किया गया था आयुष मंत्रालय का गठन, ठीक है। इसका मेन गठन ये था, उद्देश्य ये था इस मंत्रालय को गठन करने का 2014 में, कि जो प्राचीन प्रणालियां हैं उनको जो है एक्टिव किया जाए, उनका जो है विश्लेषण किया जाए, उनकी जो रिसर्च की जाए, ठीक है, और उसको जो है विकास डेवलप करके जो है हर दृष्टिकोण से उसको पूरे देश विदेश में फैलाया जाए। इसी को सुनिश्चित करने की दृष्टि से जो है इसका गठन किया गया इस मंत्रालय का। आयुष, आयुष क्या हुआ, AYUSH, आयुष, आयुर्वेदा, योगा एवं नेचुरोपैथी हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया एवं होम्योपैथी हो गया। ये फुल फॉर्म है आयुष का, AYUSH का फुल फॉर्म है। A से आयुर्वेदा, Y से योगा एवं नेचुरोपैथी, ठीक है, U से यूनानी, S से सिद्धा एवं H से होम्योपैथी। ये सारी हमारी पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है। तो इसी को डेवलप करने के लिए आयुष मंत्रालय का गठन हुआ, और अब WHO और आयुष मंत्रालय मिलके दोनों स्वास्थ्य का से रिलेटेड हो गए। तो ये दोनों मिलके दूसरा जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट करेंगे 17 से 19 दिसंबर को नई दिल्ली में, इसकी घोषणा हो गई है। अगला देखते हैं, देश की पहली यंगेस्ट महिला रेसर कौन बनी है। यंगेस्ट महिला रेसर, लेडीज, गर्ल्स, है ना, यंगेस्ट रेसर कौन बनी है। अंकिता मजूमदार, अर्शी गुप्ता, नंदिता जैन, कोमल सिंह। क्या उत्तर होना चाहिए, तो इसका उत्तर है अर्शी गुप्ता। ठीक है, अर्शी गुप्ता जो है ये यंगेस्ट महिला रेसर बन गई। मात्र 9 साल की उम्र है इनकी, ठीक है, फरीदाबाद की है, और 9 वर्ष की अर्शी गुप्ता है। ये देश की पहली यंगेस्ट महिला रेसर बन गई हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप जीत ली है। ठीक है, यह खिताब 2025 FMSCI नेशनल्स के माइक्रोमैक्स क्लास में जीता है।
ठीक है, जिसका फाइनल कहाँ पे आयोजित हुआ, बेंगलोर में ही आयोजन हुआ था इसका, अपने देश में ही हुआ था। उसी में इन्होंने जो है सबसे तेज आकर के जो है पहली यंगेस्ट महिला रेसर जो है ये बन गई हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक और घटना इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इसका जिक्र यहीं पे कर दिया है। इसके लिए अलग क्वेश्चन बनाने से अच्छा मैंने इसको यहीं पे जिक्र कर दिया है। इसी प्रकार एक रिकॉर्ड और बना है कि 10 वर्षीय रेसर है एक अतिका, ठीक है, अपने भारत की है 10 वर्षीय रेसर अतिका। इसने क्या किया है, फार्मूला 1 जो होता है, फार्मूला 1 समर्थित सपोर्टेड एक चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। ठीक है, चैंपियनशिप ऑफ द फ्यूचर एकेडमी, ठीक है, UAE, ठीक है, ये आयोजन किया गया था। इसमें क्वालिफाइंग में सबसे तेज रेस से प्रथम स्थान तथा फाइनल में तीसरा स्थान प्राप्त कर दुनिया की पहली लड़की बन गई है। इतने कम उम्र में ये सबसे तेज रेस से में फर्स्ट आई थी और क्वालिफाई कर गई, ठीक है, फाइनल के लिए, और फाइनल में ये अभी तीसरे स्थान पे है। ठीक है, अभी इनका मुकाबला आगे जारी है। तो ये प्राप्त दुनिया की पहली लड़की बन गई है, 10 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने जो है ये कारनामा कर लिया है। ठीक है, चलिए, ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहे थे। एक 9 वर्ष के अर्शी गुप्ता का है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 9 वर्ष की अर्शी गुप्ता जो है ये यंगेस्ट महिला रेसर बन गई हैं, और 10 वर्षीय रेसर अतिका जो है उनसे कम उम्र है अर्शी गुप्ता की, इसलिए वो यंगेस्ट बन गई हैं। और 10 वर्षीय रेसर ने भी जो है वो दुनिया की पहली लड़की बन गई है जो UAE सीरीज में क्वालिफाई करके सबसे तेज रेस में प्रथम आई है और फाइनल में तीसरा स्थान प्राप्त की है। अगला देखिए, हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में किस शहर को दुनिया का नंबर 1 अरबपति शहर घोषित किया गया है? दुनिया का नंबर 1 अरबपति शहर, यानी सबसे ज्यादा अरबपतियों की संख्या यहाँ पे है। नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, कोलंबो, दोहा, कहाँ पे होना चाहिए? आपका क्या लगता है, आपको कहाँ होना चाहिए? ये सबसे ज्यादा अरबपति कहाँ होना चाहिए? इसका उत्तर है ख, न्यूयॉर्क। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 25 में न्यूयॉर्क शहर को दुनिया का नंबर 1 अरबपति शहर घोषित किया गया है। ठीक है, न्यूयॉर्क को, ठीक है, न्यूयॉर्क को क्या कहा जाता है? विश्व की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है न्यूयॉर्क को। अमेरिका का जो न्यूयॉर्क शहर है उसको विश्व की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। वहाँ पे जो सेंसेक्स, नास्डेक वगैरह हैं वो बहुत बड़े लेवल पे है। ठीक है, तो ये दुनिया के नंबर 1 अरबपति शहर जो है ये है। यहाँ पे अरबपतियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इस लिस्ट में क्या है, भारत का मुंबई कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। भारत का मुंबई भी पीछे नहीं है, तीसरे नंबर पे है। और नई दिल्ली थोड़ा सा पीछे है, वो 9वें स्थान पे है। तो धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। नई दिल्ली में भी अरबपति शहर जो है वो हो जाएगा धीरे धीरे। मुंबई काफ़ी आगे है, तीसरे नंबर पे है। तो ये है अभी की रिच लिस्ट 2025 की रिपोर्ट। अगला देखिए, किस राज्य में लुप्त होती लोक कथाओं और गीतों को बचाने के लिए ओपन एक्सेस वीडियो आर्काइव बनाया गया है? ओपन एक्सेस वीडियो आर्काइव यानी एक तरफ का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, ओपन एक्सेस है, इसको एक तरह का प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पे ये कहा गया है कि आपके समुदाय में जो विलुप्त हो रही हैं लोक कथाएं और लोकगीत जो विलुप्त हो रहे हैं, आप उनको जो है अपने स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर लीजिए और इस ओपन एक्सेस पे जो है आप डाल दीजिए। तो इससे क्या होगा, इनका संग्रहण होगा, संस्कृति का संरक्षण होगा। ठीक है ना, संस्कृति संरक्षित होगी। तो ये पहल किस राज्य के द्वारा किया गया है? ठीक है, ऑप्शन देखिए आपके, मणिपुर, मिजोरम, केरल, कर्नाटक। उत्तर है इसका केरल। केरल के द्वारा ये प्रयास शुरू किया है, केरल सरकार के द्वारा। केरल में लुप्त होती लोक कथाओं और गीतों को बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने समुदाय के लोकगीत या लोक कथाओं को रिकॉर्ड कर भेज सकता है। ठीक है, इसका एक ओपन एक्सेस वीडियो आर्काइव बनाया गया है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति का या अपने समुदाय का जो लग रहा है कि ये लोक कथा हमारी विलुप्त होने जा रही है, इस लोक कथाओं को कोई नहीं देख रहे हैं या ये लोकगीत जो है ये समाप्त हो रहा है, तो आप उसको रिकॉर्ड करके जो है डायरेक्टली इसको भेज सकते हैं और ये यहाँ पे सेव हो जाएगा और आपकी ये विश्व तक धरोहर के रूप में पहुँचते रहेगा। अगला देखते हैं, किस राज्य सरकार के एक आध्यात्मिक एल्बम को 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में नॉमिनेशन मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। किस राज्य सरकार, स्टेट सरकार अपने देश की, ठीक है, के आध्यात्मिक एल्बम
एल्बम है आध्यात्मिक है, ठीक है, को 68वें ग्रैमी अवार्ड्स, ग्रैमी अवार्ड्स क्या होता है, जो संगीत के क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है ना, ग्रैमी अवार्ड्स इंटरनेशनल अवार्ड है ये, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में एक कैटेगरी है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम की, उस श्रेणी में जो है इसको नॉमिनेट किया गया है। किस राज्य का है ये, देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका उत्तर है जो है उत्तर ही उत्तर प्रदेश है, ठीक है, यानी इसका उत्तर ही को उत्तर प्रदेश है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश का डिस्क्रिप्शन देखिए क्यों क्या हुआ है। महाकुंभ हुआ था, कब हुआ था महाकुंभ, 13 जनवरी से 26 फरवरी, याद है महाकुंभ हुआ था प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में, काफी करोड़ों अरबों की भीड़ इकट्ठा हुई थी, है ना। तो महाकुंभ से प्रेरित आध्यात्मिक एल्बम, नाम क्या है एल्बम का, साउंड्स ऑफ कुंभ, को 68वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है, ठीक है। साउंड ऑफ कुंभ नाम से एक आध्यात्मिक एल्बम बनाया गया है, ठीक है, डिवोशनल एल्बम बनाया गया है, उसको 68वां ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम श्रेणी में नामित किया गया है। ये पहल किसके द्वारा है, प्रोजेक्ट किसके द्वारा बनाया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किए गए इस 12 गानों वाले इस प्रोजेक्ट में 50 से अधिक कलाकारों ने हिस्सा लिया है। 12 गाने हैं इस एल्बम में। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद प्रयागराज कुंभ के आध्यात्मिक अनुभव को दुनिया तक पहुंचाना है, ठीक है। कुंभ का जो अनुभव है, आध्यात्मिक अनुभव है, इतने संत महात्मा आए, कई तरह के लोग आए, लोगों ने जो है 13 जनवरी से 26 फरवरी तक लगभग 1.5 महीने जो है काफ़ी वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई, देश विदेश से लोग आए स्नान करने के लिए, ठीक है, संगम में डुबकी लगाने के लिए। तो इस आध्यात्मिक अनुभव को दुनिया तक पहुँचाने का एक तरीका बना दिया है, एक म्यूजिकल एल्बम के टाइप में बना दिया है, साउंड्स ऑफ कुंभ, ठीक है, जिसको जो है ग्रैमी अवार्ड में नॉमिनेट हो गया है। ग्रैमी पुरस्कार का थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रैमी पुरस्कार की चर्चा हुई है तो ग्रैमी पुरस्कार क्या है, अमेरिका के द रिकॉर्डिंग एकेडमी है, ठीक है, द रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा जो संगीत उद्योग में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, ठीक है, संगीत के क्षेत्र में जो विशिष्ट उपलब्धि होती है पूरे विश्व में, उसमें जो है इस पुरस्कार को दिया जाता है। इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हुआ था, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया गया था, पता ही है ना। ये प्रयागराज है वाला गाना भी खूब चला था इसमें, है ना। तो महाकुंभ बहुत फेमस रहा था इस बार। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के है ना ये एल्बम गया हुआ है। अगला देखिए, किस महाद्वीप का कोई आधिकारिक टाइम जोन नहीं है। हर जगह पे टाइम जोन होता है ना, है अपना यूटीसी होता है ना, टाइम जोन 5-5.5 घंटे है ना अपना। तो इस तरह का जो टाइम जोन होता है जो 21 महाद्वीप में नहीं है, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। महाद्वीप कितने हैं पता ही है ना, 7 महाद्वीप हैं। तो चलिए आंसर है इसका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में एक ऐसा महाद्वीप है जिसका कोई ऑफिशियल टाइम जोन नहीं है, आधिकारिक टाइम जोन नहीं है। यहाँ जिन देशों की प्रयोगशाला, यहाँ पे काफ़ी सारी प्रयोगशालाएं हैं, ठीक है, अंटार्कटिका में लगभग 12 से ज़्यादा देशों की प्रयोगशालाएं हैं। तो वो फिर अगर टाइम जोन नहीं है तो वो अपना हिसाब किताब कैसे रखते हैं, किस हिसाब से वो अपना प्रयोगशाला को चलाते हैं। तो वे क्या करते हैं, वो जो जिस देश का है वो प्रयोगशाला लेबोरेटरी, उस देश का जो टाइम जोन है उसी से वो चलते हैं, और या तो उसके पड़ोसी देशों के टाइम जोन से जो है वो अपना हिसाब से जो है वो संचालित करते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं यहाँ पे टाइम जोन बनाया गया, जब पूरे विश्व में टाइम जोन बना है तो यहाँ पे क्यों नहीं टाइम जोन बनाया गया। इसकी वजह यह है कि इस क्षेत्र में कोई बड़ी आबादी या चुनी हुई सरकार नहीं है, जो है बहुत कम आबादी वाला जगह है अंटार्कटिका जो है महाद्वीप है ना, बिल्कुल लिमिटेड आबादी है वहाँ पे, पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत कम है, सरकार कोई ऐसी है नहीं, जिसके कारण क्या है यूटीसी जो होता है कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम, जो कोऑर्डिनेट करता है हर जगह के टाइमिंग्स का, के अनुसार कोई टाइम जोन घोषित नहीं किया जा सका है, ठीक है। दुनिया में सर्वाधिक टाइम जोन किस जगह पे है, रूस में, जो कि इसका क्षेत्रफल, रूस का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, 1.71 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इस कारण जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम जोन है, यहाँ पे 11 टाइम जोन है, रूस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है 11, ठीक है, ध्यान रखिए 11 टाइम जोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व स्तरीय स्क्वॉश टूर्नामेंट, विश्व स्तरीय स्क्वॉश टूर्नामेंट SRFI इंडियन ओपन भारत में किस शहर में आयोजित किया जाएगा, ठीक है, भारत में कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। ये विश्व स्तरीय प्रतियोगिता है, स्क्वैश गेम की विश्व स्तरीय प्रतियोगिता है, ठीक है। नागपुर, इंदौर, अहमदाबाद, नई दिल्ली,
ठीक है, तो इसका उत्तर है कहाँ पे, इंदौर। इंदौर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के इंदौर में 18 से 22 नवंबर के बीच विश्व स्तरीय स्क्वॉश टूर्नामेंट SRFI इंडियन ओपन आयोजित किया जाएगा। ये विश्व स्तरीय स्क्वॉश प्रतियोगिता जो है इंदौर में आयोजित की जाएगी। इसमें 5 दिन में 46 मैच खेले जाएंगे। 18 से 22 5 दिन का ये टूर्नामेंट है। 46 मैच जो है इसमें स्क्वैश के खेले जाएंगे। इसके लिए क्या हुआ है, इसके लिए विशिष्ट जो है ग्लास कोर्ट तैयार किया गया है। फ्रांस एवं मिस्र की तर्ज पे ग्लास कोर्ट तैयार किया। ग्लास कोर्ट क्या है समझिए, शीशा का जो है ये कोर्ट तैयार किया गया है। दर्शक जो है उसके बाहर रहेंगे और खिलाड़ी अंदर रहेंगे, ठीक है। खिलाड़ियों को डिस्टर्ब ना हो इसलिए जो है उसको जो है वो बनाया जाता है कि बाहर का आवाज जो है अंदर ना जा सके, ठीक है, जिससे खिलाड़ी जो है अपना ध्यान केंद्रित करके गेम स्क्वैश जो है वो खेल सकें। इसलिए ये ग्लास कोर्ट तैयार किया जाए। फ्रांस और मिस्र में जो है इस तरह के ग्लास कोर्ट पे ही ये जो है स्क्वैश टूर्नामेंट आयोजित किया जाता है। तो भारत में भी इस बार पहली बार जो है इस तरह का ग्लास कोर्ट जो है वो तैयार किया गया है इंदौर में इस गेम के लिए। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। 25 नवंबर को 500 वर्ष बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पूर्ण निर्माण होने के साथ मंदिर के स्वर्ण मंडित शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा। यह मंदिर किस राज्य में स्थित है, कहाँ पे है ये, श्री राम जन्मभूमि, बहुत फेमस है ये। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका आप तो उत्तर आसानी से दे देंगे। कहाँ पे है ये, नई दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पता ही होगा आपको। इसका उत्तर क्या है, उत्तर इसका उत्तर प्रदेश है। उत्तर तुरंत उत्तर प्रदेश हो जाता है ना। राम जन्मभूमि अयोध्या बहुत फेमस, बहुत चर्चा में रहा ये विषय। कई सालों से इस पे जो है ये रहा कि मंदिर बनेगा, मस्जिद बनेगा, क्या बनेगा। अंत में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार जो है इस पे राम मंदिर का जो है ये हुआ, क्या नाम है, राम मंदिर शुरू हुआ, इस पे भूमि पूजन हुआ, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा हो गई, है ना। मंदिर अब क्या है, मंदिर जो है वो पूरी तरह बन के तैयार हो गया है, पूर्ण रूप से तैयार हो गया। जब मंदिर तैयार हो गया है तो इसका जो शिखर है उस पर ध्वजारोहण का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद जाएंगे। उन्होंने जो है ओकेजन को ग्रेस करने के लिए जो एक्सेप्टेंस दी है कि प्रधानमंत्री खुद जो है इसका ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे, ठीक है। तो अयोध्या के, अब ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट था, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अयोध्या का राम मंदिर काफ़ी फेमस हुआ है। तो उसमें 2-4 चीज़ें जो है जो हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो क्या है, अयोध्या के राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ, 5 अगस्त 2020 ईस्वी को जो है इसका भूमि पूजन हुआ था। 2020 याद है, कोरोना काल चल रहा था, ठीक है, मार्च में जो कोरोना आया था, तो उसी साल जो है 5 अगस्त 2020 को जो है इसका जो है भूमि पूजन हुआ था। अब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कब हुई, जो श्री राम जी की मूर्ति थी उसकी प्राण प्रतिष्ठा कब हुई, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 22 जनवरी 2024 को। तो ये 4 सालों में जो है मंदिर को जो है पूरा तो नहीं किया गया था, लेकिन जो मुख्य मंदिर था उसका जो है गर्भगृह वगैरह जो है वो तैयार करके और श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी 2024 को कर दी गई थी, ठीक है। अब क्या क्या इसमें बन गया है, इसमें मुख्य मंदिर है, परकोटे के 6 मंदिर हैं, शेषावतार मंदिर है, सप्त मंडप है और किसका मंदिर है, संत तुलसीदास जी का मंदिर है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि संत तुलसीदास जी का मंदिर किस जगह पे जो है बन के तैयार हुआ है, ठीक है। तो ये अभी जो श्री राम जी की मंदिर है अयोध्या में, उसमें तुलसीदास जी का भी एक मंदिर तैयार किया गया है। जटायु का मंदिर है, मूर्ति, ठीक है, गिलहरी की मूर्ति है, ठीक है। तो जिन्होंने जो है राम जी की मदद करी थी उन सभी के जो है मूर्ति और जो है वो स्थापित की गई हैं। 7 मंडप बनाए गए हैं इसमें, 7 मंडप, सप्त मंडप कहा जाता है इसको। वो किसको समर्पित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला है। जो सप्त मंडप है उसमें ऋषि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज, सबरी और देवी अहिल्या, ये सारे लोग वो हैं जो श्री राम जी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, ठीक है ना। हर श्री राम जी से इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो उन सभी को समर्पित किया हुआ एक सप्त मंडप बनाया गया है, ठीक है। 7 मंडप का वहाँ जो है निर्माण किया गया है। 25 नवंबर 2025 को मंदिर के मुख्य शिखर पर जो है ध्वजारोहण समारोह आयोजन किया जाएगा।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमें पता होने चाहिए अयोध्या के राम मंदिर के बारे में। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। इसरो ने अपने किस मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल के पैराशूट का सफलतापूर्वक परीक्षण संपन्न किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट एकदम तरोताजा है ये मैटर। पैराशूट, क्रू मॉडल पैराशूट, ठीक है, यानी जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो जो पहन के जाते हैं, वो जब प्रक्षेपण होता है तो उस पैराशूट जो होता है उसका जो है इन्होंने जो है परीक्षण किया है। क्या क्या है? चंद्रयान 2, गगनयान, मंगलयान, चंद्रयान 1 किसका किया है? कौन सा प्रोजेक्ट जो है अभी ऑन द वे है, मतलब एकदम प्रोग्रेस में है, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रही है इसरो? तो चलिए इसका उत्तर है गगनयान। क्या है? सॉरी ख है, ये गौ गलती से यहाँ पे हो गया, ख, गगनयान इसका उत्तर है। तो इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉडल के पैराशूट का सफलतापूर्वक परीक्षण BFFR, कहाँ पे है BFFR? बबीना फील्ड फायरिंग रेंज, कहाँ है? झांसी में, उत्तर प्रदेश में है ये, वहाँ पे संपन्न किया। ठीक है, BFFR बबीना फील्ड फायरिंग रेंज झांसी उत्तर प्रदेश में संपन्न हुआ। यह पैराशूट की इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट सीरीज का हिस्सा था। ठीक है, इसमें पैराशूट को एयर ड्रॉप किया गया, इसमें वायुसेना की भी हेल्प ली गई। IL-76 एयरक्राफ्ट से जो है उस पैराशूट को जो है एयर ड्रॉप किया गया। ठीक है, ये टेस्ट कौन सा था? IMAT इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट था ये। इसमें एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का जो है एयरक्राफ्ट का उपयोग किया गया IL-76, और उसी से जो है इसको ड्रॉप टेस्ट किया गया। इस परीक्षण में किसने किसने हेल्प किया? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, इसरो ने, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADRDE ने, DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, भारतीय वायुसेना, एयरफोर्स, भारतीय सेना, ये सभी के सहयोग से जो है ये परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। ठीक है, गगनयान क्या है? यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। अब क्या है, इसमें मानव को भेजा जाएगा, इसमें 3 सदस्यीय दल को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और फिर सुरक्षित पृथ्वी पर जल पे इनको जो है लैंड करवाया जाएगा। ठीक है, पानी पे लैंड करवाया जाएगा इनको, तो आप पृथ्वी पे वापस लाया जाएगा। इसी का मिशन है ये, और इसी हेतु जो है ये जब एयर ड्रॉप टेस्ट जो है पैराशूट का किया गया। इसमें LVM-3 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इसको LVM-3 को H भी जोड़ दिया गया है, इसके आगे HLVM-3 कर दिया गया है, यानी ह्यूमन LVM-3 कर दिया गया है इस रॉकेट को। ठीक है, तो इसका उपयोग करके जो है इससे जो है गगनयान पे जो है जाया जाएगा। तो इसका उत्तर है गगनयान, ध्यान रखिएगा। इसरो ने अभी गगनयान जो है वो उसके लिए पैराशूट टेस्ट किया है। अगला, प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में गिरावट से ठंडी हवाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं। इस जलवायु घटना को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में गिरावट से ठंडी हवाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं। इस जलवायु घटना को क्या कहा जाता है? ला नीना, कोल्ड वन, टी डाउन, सी कोल्ड, क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है क, ला नीना। एक घटना है, ये जलवायु घटना है। प्रशांत महासागर में समुद्री सतह के तापमान में गिरावट से ला नीना जैसी जलवायु घटना होती है। ठीक है, जलवायु की घटना होती है जिसके प्रभाव से क्या होता है, ठंडी हवाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं, काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं। इसके प्रभाव से उत्तर और मध्य भारत में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय हो जाने से बर्फबारी की घटनाएं बढ़ जाती है। जो पश्चिमी विक्षोभ है वो जो है सक्रिय हो जाता है, जिससे क्या होता है, बर्फबारी की घटना जो है वो बढ़ जाती है, ठंड बढ़ जाती है। ठीक है, समुद्री सतह का जो तापमान में गिरावट हो जाता है, तो ये इस घटना को ला नीना नाम दिया गया है। ठीक है, मानसून में यही ला नीना से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, परंतु क्या होता है, सर्दी में यह ठंडी हवाओं को तीव्र कर देता है। ठीक है, ठंडी में ये जो है ठंडी हवाओं को तीव्र कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश में हुए हिंसक आंदोलन के बाद भारत ने 12 नवंबर को सुरक्षा बलों के प्रमुख की शीर्ष स्तरीय सीमा वार्ता शुरू हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश में हुए हिंसक आंदोलन के बाद भारत ने 12 नवंबर को सुरक्षा बलों के प्रमुख की शीर्ष स्तरीय सीमा वार्ता शुरू कर दी है? ठीक है, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहाँ पे अभी हिंसक आंदोलन हुआ था? म्यांमार में तो नहीं हुआ था, बांग्लादेश में तो वो दूसरा ही था, शेख हसीना वाला था, वो अलग ही कहानी था।
लेकिन ये हिंसक आंदोलन नहीं हुआ था। श्रीलंका में भी नहीं, तो ये नेपाल, इसका उत्तर होगा नेपाल, ख। सितंबर माह में नेपाल में क्या हुआ था? जेएनजी, क्या हुआ? जनरेशन जेड, उसी का शॉर्ट नेम जेएनजी है, जो सोशल मीडिया एक्टिव जनरेशन है। यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन पे जो एक्टिव जनरेशन है उसी को जेएनजी कहा जाता है ना, नेटवर्क ओरिएंटेड जनरेशन है ना, उसी को जेएनजी कहा जाता है। तो जेएनजी द्वारा क्या हुआ था, वहां पे सोशल मीडिया पर जो प्रतिबंध लगाए थे उनके खिलाफ जो है हिंसक आंदोलन किया गया था। काफ़ी लोग इसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हुई थी, है ना, काफ़ी लंबा चला था आक्रोश, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, 12 नवंबर को प्रथम बार सुरक्षा बलों के प्रमुखों की शीर्ष स्तरीय सीमा वार्ता आयोजित की गई। तो ये आंदोलन जो हुआ था, तो ये सुरक्षा वार्ता जो है ये बंद कर दी गई थी, ये दोबारा जो है अभी शुरू हो गई है। तो इसमें जो है भारत की ओर से सशस्त्र सीमा बल, कौन है सशस्त्र सीमा बल? एसएसबी, और नेपाल की ओर से सशस्त्र पुलिस बल, इन दोनों के बीच जो है ये जो है वार्ता हुई है। ठीक है, इन दोनों के बीच सैन्य स्तर की शीर्ष वार्ता जो है वो आयोजित की गई है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में पहले दृष्टि बाधित महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बहुत एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। दृष्टि बाधित महिला T20 वर्ल्ड कप, अभी तो महिला T20 वर्ल्ड कप संपन्न नहीं हुआ है, भारत जीत गई है 52 साल बाद। अभी दृष्टि बाधित महिला T20 वर्ल्ड कप हो रहा है। दृष्टि बाधित कौन हुए? कम जिनको दिखाई नहीं देता, इनमें वो खिलाड़ी भी खेलते हैं जिनको आंशिक रूप से जो है दिखाई देता है, या मतलब इस टाइप के भी जो है थोड़ा सा दिखाई देने वाले लोग भी वो खेलते हैं। यानी दृष्टि बाधित ही हुए, वो भी आंशिक रूप से तो हुआ, तो दृष्टि बाधित ही हुए। तो दिखाई नहीं देने वाली महिला T20 वर्ल्ड कप का जो है आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे होगा? नई दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, रांची, कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है ये? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। कब? 11 नवंबर से शुरू हो रहा है ये। ठीक है, हो गया, नई दिल्ली में 11 नवंबर को शुरू हो गया, पहला दृष्टिबाधित महिला T20 वर्ल्ड कप प्रारंभ हो गया है। ठीक है, यह भारत में इस तरह का पहला टूर्नामेंट है। ठीक है, भारत में ये जो है पहला टूर्नामेंट है। श्रीलंका भी इस टूर्नामेंट का सह मेजबान देश है। श्रीलंका इसलिए सह मेजबान देश है क्योंकि जहां पाकिस्तान टीम खेलती है वहां पे जो है ना एक को होस्टेड एरिया भी जो है डिक्लेयर करके रखा जाता है। इसी तरह उसमें भी जो अपना महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी श्रीलंका को जो है सह मेजबान देश के को होस्ट के तौर पे रखा गया था। किस लिए रखा गया था? पाकिस्तान वाले मैचों के लिए। ठीक है, उसको को होस्ट देश के रूप में, को होस्ट लोकेशन के रूप में रिजर्व रखा जाता है। तो इस टूर्नामेंट में भी श्रीलंका को रखा गया है। पहला मैच किसके बीच हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच 11 नवंबर को हुआ, जिसमें क्या हुआ, भारत ने 10 विकेट से जो है जीत हासिल कर ली है। खेल कब से शुरू हुआ है? इस खेल का परिचालन 1996 से विश्व ब्लाइंड क्रिकेट परिषद द्वारा ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, 1996 से ये शुरू हो रहा है। इस विश्व कप में महिला भारतीय टीम की कप्तान कौन है? दीपिका TC। ठीक है, कौन सी टीमें भाग ले रही हैं? 6 टीमें भाग ले रही हैं इसमें, भारत, श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, पाकिस्तान। ठीक है, 6 टीमें, भारत, श्रीलंका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एवं पाकिस्तान, ये टीमें जो हैं खेल रही हैं। ठीक है, तो इसका अब रिजल्ट जैसे जैसे आएगा फिर हम आपको आगे की इसकी जानकारी बताएंगे। अभी तक ये है इसका अपडेट, आगे चलते हैं। नई दिल्ली में इस माह आयोजित 17वें गृह शिखर सम्मेलन में किस स्मार्ट ग्रीन एनर्जी होम को सर्वोच्च 5 स्टार स्वगृह रेटिंग और निष्क्रिय वस्तु डिजाइन श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया? किसको दिया गया? क्या है? ग्रीन एनर्जी होम, स्मार्ट ग्रीन एनर्जी होम। ठीक है, उसको पुरस्कार जो है 5 स्टार रेटिंग दिया गया और पुरस्कार दिया गया, निष्क्रिय वास्तु डिजाइन श्रेणी में पुरस्कार दिया गया। कौन, उसका नाम क्या है? उस जो स्मार्ट ग्रीन एनर्जी होम है उसका नाम क्या है? अद्वितीय भारत, अमर ऊर्जा, अक्षय ज्योति, स्व ऊर्जा। तो इसका उत्तर है ख, अक्षय ज्योति। देखिए डिस्क्रिप्शन। नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में इस माह आयोजित 17वें गृह शिखर सम्मेलन में अक्षय ज्योति नामक स्मार्ट ग्रीन एनर्जी होम को सर्वोच्च 5 स्टार स्वगृह रेटिंग और निष्क्रिय वास्तु डिजाइन श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया। अक्षय ज्योति नामक एक स्मार्ट ग्रीन एनर्जी होम बनाया है। किसने बनाया है?
इसका जो है वास्तुकार कह लीजिए, बनाने वाले कह लीजिए जो है ये छत्तीसगढ़ के हैं, बस्तर के हैं, सौरभ मोतीवाला नाम है इनका। सौरभ मोतीवाला ने जो है इसका डिजाइन बनाया है। तो अक्षय ज्योति का पूरा वास्तु इस तरह डिजाइन किया गया है इसमें कि इसमें ना किसी चीज़ की एसी की ज़रूरत है, ना पंखे की ज़रूरत है, ना हीटर की ज़रूरत है। ये जो है सब एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, सौर पैनल लगे हुए हैं, ना कोई बिजली का बिल आना है, ना कुछ आना है। इसमें क्या है, सूरज, हवा और वर्षा तीनों इसके अस्थाई सहचर हैं। इस तरह से डिजाइन किया गया है। नीचे से जो है वेंटिलेटेड बनाया गया है इसको, ठीक है। नीचे से जो है पृथ्वी की जो ठंडी वो है उसको ऊपर घर में के अंदर लाने के लिए नीचे से वेंटिलेशन बनाया गया है घर के नीचे से, ठीक है। हर तरह से एयर जो है वो निकासी और एंट्री का जो है वो डिजाइन बनाया गया है। धूप लगने का डिजाइन बनाया गया है। वर्षा का पानी को जो है इकट्ठा करने का डिजाइन बनाया गया है। जो कचरा होगा उसको कंपोस्ट में तैयार करने के लिए डिजाइन्स बनाए गए हैं। तो काफ़ी एकदम मतलब ये स्मार्ट ग्रीन एनर्जी का पूरा उपयोग जो है, नवीकरणीय ऊर्जाओं का जो है पूरा सम्मिश्रण जो है इसमें, इस डिजाइन में और इस स्मार्ट ग्रीन होम में जो है बनाया है। ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के सौरभ मोतीवाला ने बनाया है, ठीक है, बताया ही मैंने आपको। ये जो ऊपर सम्मेलन की बात मैंने की थी, जो 17वां गृह शिखर सम्मेलन है, ये जो गृह है, ये हिंदी में यहाँ पे गृह लिखा हुआ है, ये इंग्लिश वाला गृह है, GRIH, ठीक है, गृह, GRIHA, गृह, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ठीक है, ये गृह है, ठीक है। गृहा कह लीजिए, GRIHA, गृहा, ठीक है। तो गृह हो गया ये, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इस बार का जो शिखर सम्मेलन हुआ, इसका थीम क्या था, इनोवेट टू एक्ट फॉर ए क्लाइमेट रिसिलियंट वर्ल्ड, ठीक है। सारा वही क्लाइमेट से संबंधित जो है ये बेसिकली समझिए इसको कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो है, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो है ये सम्मेलन होता है। और इसमें जो है अक्षय ज्योति नामक ग्रीन स्मार्ट ग्रीन को जो है सर्वोच्च पुरस्कार निष्क्रिय वास्तु डिजाइन श्रेणी में जो है पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अगला देखिए, चालू वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। शुद्ध, देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिए, शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह, डायरेक्ट टैक्स वाली बात कर रहा है ये, है ना। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 7, 6, 5, 4, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इस बार काफी ज्यादा शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है, 7% की वृद्धि होगी। वित्त मंत्रालय ने एक आंकड़े जारी किए हैं, उसके अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 25-26 के अक्टूबर माह तक, अभी ये आंकड़ा अक्टूबर तक का जारी कर दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल है ना 25-26, कब से कब चलता है फाइनेंशियल ईयर, पता है ना आपको, है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च चलता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, वित्तीय वर्ष। तो 25-26 के अक्टूबर माह तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 7% की बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण ये कितने रुपए हुआ है, 12.92 लाख रुपए जो है वो हो गया है। सबसे ज्यादा संग्रह किससे हुआ है, कॉर्पोरेट कर से, कॉर्पोरेट टैक्स से सबसे ज्यादा जो है, जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है कॉर्पोरेट टैक्स, उससे ज्यादा है, सबसे ज्यादा जो है कलेक्शन इस बार जो है हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूबीएस, कौन है यूबीएस, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड ने एक रिपोर्ट जारी की है के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसने एक रिपोर्ट जारी करके जो है ना एक आकलन किया है, ठीक है, कि इसने विश्व के सभी देशों का जो है आकलन किया है कि कौन किसकी अर्थव्यवस्था कितनी ऊपर जाएगी, कितनी नीचे जाएगी, कौन कितने नंबर पे जाएगा और कितने साल में जो है बड़ा बन जाएगा, कितने साल में छोटा बन जाएगा। तो इसका जो रिपोर्ट है वो देखिए, इसका उत्तर है 2028 तक भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। डिस्क्रिप्शन देखिए, यूबीएस की रिपोर्ट के अनुसार अपनी वर्तमान विकास दर के साथ भारत 2026 में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार, मैंने 28 में क्या चीज की बात करी है, ऊपर आप ये मत सोचिए 28 बोल के यहाँ 26 बता रहे हैं, नहीं, 26 में जो है ये तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनेगा और 28 तक जो है ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ी तीसरी इकोनॉमी बन जाएगा ये अमेरिका और चीन के बाद, ठीक है। 26 तक तो ये उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। 1 नंबर पे कौन रहेगा, अमेरिका, 2 नंबर पे कौन रहेगा, चीन, 3 नंबर पे कौन हो जाएगा, 26 तक उपभोक्ता बाजार बन जाएगा और 28 तक कौन हो जाएगा, तीसरे नंबर पे भारत बन जाएगा सबसे बड़ा इकोनॉमी, ठीक है। इसमें कहा गया है कि भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वित्त वर्ष 27 में
6.4%, और 28 में कितनी रहेगी 6.5% जो है स्थिर होने की संभावना बताया है। 27 में यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था रहेगी। 2027 का ये आकलन कहा है कि यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो है सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रहेगी। भारत के बाद कौन रहेगा, फिलीपींस रहेगा, और उसके बाद जो है नीचे इंडोनेशिया रहेगा। ठीक है, तो अमेरिका फर्स्ट नंबर, चीन सेकंड नंबर, भारत जो है तीसरा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कब तक, 2028 तक। ये रिपोर्ट किसने जारी किया है, यूबीएस ने रिपोर्ट जारी किया है, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड का जो है रिपोर्ट है, उसके अनुसार ये अर्थव्यवस्था की जो है बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य द्वारा कैशलेस हेल्थ सेवाओं का विस्तार, कैशलेस क्या हुआ, बिना पैसे के, है ना, कैशलेस हेल्थ सेवाओं का विस्तार आपातकाल के दौरान जेलों में जाने वाले परिवारों, भारतीय सेना के सैनिकों, द्वितीय वर्ल्ड वार विश्व युद्ध जो हुआ था के बंदियों, और हिंदी आंदोलन जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हिंदी आंदोलन चला था, 1960 के दशक के आसपास भी चला था, के परिवारों तक को करने का निर्णय लिया है। यानी हेल्थलेस सेवा तो चल ही रही थी इस राज्य में, लेकिन वो लिमिटेड थी। किसके लिए थी, वो स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय थे और पेंशनर थे उनके लिए ही थी। उसको एक्सटेंड करके किसको किसको दे दिया गया है, जो इमरजेंसी के टाइम में जेल में बंद हुए उनके परिवार, जो सेना आर्मी के सैनिक हैं उनको, सेकेंड वर्ल्ड वार के जो बंदी थे उनको, हिंदी आंदोलन के में परिवारों को जो शामिल हुए थे उनको। तो किस राज्य सरकार द्वारा यह प्रयास शुरू किया गया है, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात। उत्तर है इसका हरियाणा। हरियाणा सरकार अभी बहुत आगे चल रही है, व्यापारिक क्षेत्रों में हर क्षेत्र में आगे चल रही है नायब सिंह सैनी की नेतृत्व में। हरियाणा सरकार द्वारा कैशलेस हेल्थ सेवाओं का विस्तार आपातकाल के दौरान जेलों में जाने वालों के परिवारों, भारतीय सेना के सैनिकों, द्वितीय वर्ल्ड वार के बंदियों और हिंदी आंदोलन के परिवारों तक को करने का निर्णय लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चलिए। भारत सरकार ने व्यापार सुधार कार्य योजना 2024 के अंतर्गत किस राज्य को उसके उद्योग समर्थक नीतियों को मान्यता देते हुए टॉप अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत सरकार ने व्यापार सुधार कार्य योजना 2024 के अंतर्गत किस राज्य को उसके उद्योग समर्थक नीतियों, ठीक है, को मान्यता देते हुए टॉप अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात। तो इसका उत्तर होगा पंजाब। पंजाब जो है ये उद्योग समर्थक नीतियों में सबसे आगे है। ठीक है, औद्योगिक रूप से ये बहुत आगे है अभी पंजाब। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने व्यापार सुधार कार्य योजना 2024 के अंतर्गत 11 नवंबर को पंजाब राज्य को उसके उद्योग समर्थक नीतियों को मान्यता देते हुए टॉप अचीवर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, 11 नवंबर को जो है पंजाब राज्य को ये पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पंजाब सरकार को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया। पंजाब सरकार ने भारत के 5 प्रमुख सुधार क्षेत्रों, कौन कौन, व्यवसाय प्रारंभ, ठीक है, अपना व्यवसाय खोलना, निर्माण परमिट प्राप्त करता, निवेश आकर्षण यानी इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षित करने का जो प्रयास है, क्षेत्र विशेष स्वास्थ्य सेवाएं यानी एरिया वाइज, एरिया जो है स्पेसिफाइड जो है हेल्थ सर्विसेज, और सेवा प्रबंधन जो सर्विस मैनेजमेंट है उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ये 5 मुख्य जो सुधार क्षेत्र हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता होती है हर राज्य को, जिससे राज्य टॉप पे जाता है। उन सब में जो है पंजाब जो है इन 5 क्षेत्रों में जो है वो अव्वल रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है इस बार के व्यापार सुधार कार्य योजना 24 के अंतर्गत जो है इसको टॉप अचीवर का पुरस्कार जो है दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति दिसंबर में भारत की यात्रा करेंगे, कौन यात्रा करने वाले हैं, आने वाला आगामी यात्रा किस देश के राष्ट्रपति का, भूटान, अमेरिका, रूस, यूक्रेन। तो हमारे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कन्फर्मेशन आया है कि 5 दिसंबर को वो भारत की यात्रा करेंगे। ठीक है, 5 दिसंबर को उनका भारत का यात्रा होगा। इसमें क्या मुद्दों पर चर्चा होगी, व्यापार, सबसे ज्यादा तो चर्चा व्यापार पे ही होता है। फॉरेन ट्रेड इज द इम्पोर्टेंट, है ना, इंपॉर्टेंट मैटर होता है ये फॉरेन ट्रेड पे चर्चा होगी। टैरिफ के बाद क्या है, तेल खरीदारी पे रोक लगा दी गई, रूस से तेल खरीदने पे रोक लगा दी गई है ना। जो तेल कंपनियां उन्होंने अभी तेल से जब टैरिफ लगा दिया अमेरिका ने तो तेल की खरीदारी पे रोक लग गई है। ऊर्जा सहयोग, जो एनर्जी वाली कई नवीकरणीय ऊर्जा पे चर्चा हो रही है, उन ऊर्जा जो कॉरपोरेशन है उसके इत्यादि मुद्दों पर जो है वो डिस्कशन किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नवंबर को विश्व में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, 13 नवंबर को
विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व दयालुता दिवस, विश्व रोजगार दिवस, विश्व जल दिवस। ठीक है, 12 नवंबर को क्या था, मैंने बताया था 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 12 नवंबर को था विश्व निमोनिया दिवस। ठीक है, और 13 नवंबर को क्या है, विश्व दयालुता दिवस। ख उत्तर है इसका विश्व दयालुता दिवस। 13 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, इंटरनेशनल डे है, जिसकी शुरुआत 1998 में हुई है, विश्व दयालुता आंदोलन द्वारा हुई थी। ठीक है, इस दिन का मेन उद्देश्य क्या है, दयालुता और अच्छे कार्यों का महत्व। ठीक है, अब दया दिखाना, ठीक है ना, और अच्छे कार्य करना, इन सब चीज़ों को ही इंपॉर्टेंस देते हुए लोगों के प्रति अवेयरनेस जागरूकता करने के लिए जो है ये दिवस जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है 13 नवंबर। 12 नवंबर था विश्व निमोनिया दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत किस देश से 8 चीतों को भारत ला रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत किस देश से 8 चीतों को भारत ला रहा है। रूस, ईरान, बोत्सवाना, युगांडा। कहां से, उत्तर है इसका बोत्सवाना। गो, देखिए डिस्क्रिप्शन देखिए इसका। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत बोत्सवाना से 8 चीतों को भारत ला रहा है। बोत्सवाना कहां पे है ना, बोत्सवाना कहां है, दक्षिण अफ्रीका का एक देश है ये, है ना, दक्षिण अफ्रीकी देश है ये। तो वहाँ क्या है, अभी हमारे राष्ट्रपति जो हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल, वो प्रतिभा पाटिल कहता हूँ, जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो जो हैं गई हुई हैं यात्रा पे। ठीक है ना, हमारी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अभी 3 दिवसीय यात्रा पे हैं। 11 नवंबर से यात्रा है उनका, 13 नवंबर को समाप्त होगा यात्रा। ठीक है, तो इसी भारतीय राष्ट्रपति 11 नवंबर से बोत्सवाना की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। तो यहीं से भारत जो है 8 चीतों को जो है प्रोजेक्ट चीता के तहत जो है यहाँ पे भारत में ला रहा है। ये जो राष्ट्रपति का दौरा है, यह किसी भी भारतीय राष्ट्रपति द्वारा दक्षिण अफ्रीका के देश की पहली यात्रा है। पहली यात्रा है दक्षिण अफ्रीकी देश की, कि कोई भी भारतीय राष्ट्रपति इससे पहले दौरा नहीं किया है। बोत्सवाना के राष्ट्रपति का नाम क्या है, दुमा गिदोन बोको, है ना, बोत्सवाना के राष्ट्रपति दुमा गिदोन बोको हैं। इन चीतों को पहले मोकोलोदी नेचर रिजर्व में क्वारंटाइन में रखा जाएगा। ये चीतों को जो है पहले जो है क्वारंटाइन में रखा जाएगा और उसके बाद जो है इसको भारत लाया जाएगा। इन्हें इस रिजर्व में कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल बहुत फेमस मरुस्थल है, बहुत बड़ा मरुस्थल है ये, कि गाबोरोन से लाया गया है। ठीक है, वहां से इसको, इन चीतों को लाके और मोकोलोदी नेचर रिजर्व में जो है क्वारंटाइन में रखा गया है। ठीक है, अभी बोत्सवाना में ही है ये क्वारंटाइन में, मोकोलोदी नेचर रिजर्व बोत्सवाना में ही है। ठीक है, बोत्सवाना क्या है, एक स्थल रुद्ध देश है। क्या हुआ है, स्थल रुद्ध देश, लैंड लॉक्ड कंट्री। व्हाट इज लैंड लॉक्ड कंट्री, जिसकी सीमाएं जो है किसी भी समुद्र से नहीं लगती है, ना कोई बंदरगाह है, वो किसी देश से समुद्री मार्ग से व्यापार नहीं कर सकता। लैंड लॉक्ड कंट्री है ये, समुद्र कोई नहीं है, समुद्र तक सीधी पहुंच नहीं है उसकी, उसको लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं हम। इसका 70% जमीन किससे है घिरा हुआ, मरुस्थल से घिरा हुआ है। कालाहारी मरुस्थल जो बहुत बड़ा मरुस्थल है, उससे जो है इसका एरिया जो है, लैंड जो है 70% घिरा हुआ है मरुस्थल से ही, और ना कोई समुद्र से लगता है ना महासागर से लगता है, पूरी तरह लैंड लॉक्ड है ये। ठीक है, तो ये स्थल रुद्ध देश है। और जो प्रोजेक्ट चीता है उसकी शुरुआत किसने की थी, तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। कहाँ से, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, नामीबिया से जो है 8 चीतों को छोड़कर किया था। ठीक है, काफ़ी वीडियो और वो भी वायरल हुआ था, है ना, प्रधानमंत्री जो है चीतों को जो है चीतों के साथ जो है खेल रहे थे, उस टाइप का वीडियो जो है फोटो वायरल हुआ था ना, काफ़ी फेसबुक यूट्यूब पे आया था। तो 8 चीतों को जो है उस टाइम कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। ये जो अभी 8 चीते और आ रहे हैं, इनको भी जो है उसी कूनो नेशनल पार्क में जो है रखा जाएगा। ठीक है, इनको भी उसी कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। अगला देखिए, कौन सी कंपनी भारत में सबसे बड़ी 10 गीगावाट सोलर वेफर और इनगोट्स का प्लांट लगा रहा है। सोलर से रिलेटेड है ये मटेरियल, है ना, तो कौन लगा रहा है, अदानी पावर, रिलायंस एनर्जी, टाटा पावर, पवन हंस, कौन लगा रहा है, तो इसका उत्तर है टाटा पावर। कौन लगा रहा है, टाटा पावर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अदानी ग्रुप द्वारा भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्लांट लगाया जा रहा है।
अदानी ग्रुप जो है भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, नई दिल्ली। तो इसका उत्तर है कहाँ? गुजरात में। गुजरात में क्या कर रही है अदानी ग्रुप? ये जो है एक स्टोर बना रही है जिसमें जो है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाया जाएगा। लिथियम वाली जो बैटरीज होती हैं उनका स्टोरेज किया जाएगा, ठीक है। लगभग वहाँ पे 7,700 के लगभग जो है वो जो स्टोरेज बॉक्सेस जो हैं वो तैयार किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो है देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्लांट जो है वो होगा। ये अदानी ग्रुप कर रही है गुजरात में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये अंतिम विश्लेषण इसका देखिए वही लिखा होगा, अदानी ग्रुप द्वारा गुजरात के कहाँ पे हो रहा है ये? खबदा में। खबदा, गुजरात में एक खबदा जगह है, देश का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है। तो गुजरात राज्य में है, खबदा जगह का नाम है जहाँ पे ये स्टोरेज प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। तो ये थे हमारे आज के जो है इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आशा करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आज हमने सारे करंट अफेयर्स पे सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया और सभी का जो है एकदम पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ जो है डिटेल्स जो है जानकारी हासिल की, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको जो है एग्जाम्स की तैयारी में ये काफ़ी हेल्प करेगा। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, नोट्स बनाइए। सबसे बड़ी बात है बच्चों, नोट्स बनाने की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। जो बच्चे एकदम केयरफुली इसका नोट्स तैयार करेंगे ना, उनको कभी रिवीजन में दिक्कत नहीं होगी। आप इससे नोट्स बनाइए, सबसे बड़ी बात है। हाथ से लिखिए इसको, टॉपिक्स लिखिए, उसका अगर आपको डिस्क्रिप्शन कुछ ध्यान आता है, जैसे आपने वीडियो वॉच किया उसके बाद जो टॉपिक्स डिस्क्रिप्शन में होते हैं ना, आप उनको लिख लीजिए, ठीक है। जैसे आज राम मंदिर पे डिस्कशन हुआ, तो राम मंदिर के बारे में आपको जो जो बात याद रही ना, इस वीडियो को देखने के बाद जो जो चीज़ें आपको याद रही, उन चीज़ों को जो है आप कॉपी में लिख लीजिए। उससे क्या होगा, जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो उस टाइम आपको जब क्वेश्चन उस टाइप का आएगा तो आपको तुरंत याद आ जाएगा कि ओ नहीं, मैंने ये सुना था और ये मैंने लिखा था, जो ध्यान तुरंत आ जाएगा। तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, आप इनसे नोट्स बनाइए और हमारे चैनल को देखते रहिए। तैयारी नौकरी की आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में जो है वो हेल्प करने में पूरी तरह लगी हुई है। तो जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ तैयारी नौकरी की के, ठीक है। थैंक्स, जय हिंद।